क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे अपने यूनिट 3 पे, जल्दी से उसको खत्म करेंगे। चलिए, सत्यशोधक समाज जो है, सत्यशोधक समाज पहले तो बताइए कि किसके द्वारा लाया गया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद आप मुझे बताइए कि इसका रीजन क्या था, ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। बताइए सत्यशोधक समाज कौन लेकर आया था। तो हम बात करते हैं अगर सत्यशोधक समाज की, तो ज्योतिबा फूले, बहुत सही आप लोगों ने जवाब दिया। यहाँ पे ज्योतिबा फूले लेकर आए थे। इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो सत्यशोधक समाज है यहाँ पे कौन लेकर आया, ज्योतिबा फूले, ठीक है। राइटिंग को प्लीज इग्नोर करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सत्यशोधक समाज किस क्षेत्र में काम करता था, ये किस फील्ड में काम करता था। ये उस फील्ड में काम करता था कि ये बात करता था अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स, ठीक है। अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट की बात करता था। छुआछूत जो एक टाइम पे चलती आ रही थी, जो परंपरा हमारे देश में काफी टाइम से चलती आ रही थी, उसके अगेंस्ट यहाँ पे काम किया गया, ठीक है। एंड दिस वाज बेसिकली एक अगेंस्ट अपर कास्ट हिंदूज था। ये जो था ये अपर कास्ट हिंदूज के अगेंस्ट काम करता था, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए कि ज्योतिबा फूले की जो बुक है, जो किताब है, उसका नाम क्या था, जल्दी बताइए। प्रियंका प्रजापति, नंदिनी, शरद, पवन, गोविंद, पूजा, आप सब सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। बस जल्दी से मुझे बताइए कि इनकी किताब का नाम क्या था। रवि यादव, अभी यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिए राइटिंग को, मैं पीडीएफ में आपको राइटिंग अच्छी ही दूंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। या चलिए थोड़ा सा और अच्छा लिख देती हूँ, ठीक है। कुलवेंद्र ठाकुर, अभिषेक सिंह, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये जो किताब का नाम है ये है गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी जो है ये किताब थी ज्योतिबा फूले की, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर क्या दिया आप लोगों ने, दैट इट वाज एन एंटी कास्ट मूवमेंट। ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट था इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र में, जाति विरोधी आंदोलन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। जाति विरोधी आंदोलन। अब एक और सवाल का अगर आप जवाब दे पाए तो देखिए, हम एक ही क्वेश्चन से कितने मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब जल्दी से एक और सवाल का जवाब दीजिए कि ज्योतिबा फूले को को टाइटल मिला था महात्मा का। इनको हम महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि इनको टाइटल महात्मा का किसने दिया था। ये महात्मा का टाइटल ज्योतिबा फूले को किसने दिया था, ठीक है। इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं कि महात्मा का टाइटल ज्योतिबा फूले को किसने दिया था, तो इसका जवाब है विठलराव कृष्ण जी वांडेकर, ठीक है। ये जवाब है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे अगर क्लास के बाद टाइम बचता है तो। इसका जल्दी से जवाब दीजिए मुझे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जिसे हम बोलते हैं, चुनाव आयोग जो हमारा है, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग जिसे हम कहते हैं, उसमें से ये जो चार जो फंक्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन हमारे भारत निर्वाचन आयोग का नहीं है, ठीक है। कौन सा हमारे चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का नहीं है। पलाश जी, एक और बार उसको सोचिए, आपने क्या आंसर दिया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है तो कौन कराता है, एक और बार सोचिए इसको। उमंग अग्रवाल, आप कह रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज।
ये अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक बार थोड़ा सा सोचिए। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन नेशनल लेवल का इलेक्शन है, सबसे बड़ा इलेक्शन है, देश का सबसे बड़ा इलेक्शन अगर हो रहा है, तो अगर वो हमारा निर्वाचन, भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? मैं तो नहीं कराऊंगी, आप तो नहीं कराएंगे, तो भारत निर्वाचन आयोग ही इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कराता है। ठीक है। अच्छा, आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस समझ नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है, मैं आपके ये एक और बार पढ़ देती हूँ। इसका ए ऑप्शन जो है वो है निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन, विच इज डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसीज। सेकंड है आपका रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब विभिन्न राजनीतिक दलों की मान्यता। ठीक है। सी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का चुनाव। और डी मतलब मतदाता सूचियों को समय समय पर रखना। ठीक है, इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना। अब अगर आप जवाब दे पाए मुझे तो बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर काफी लोगों ने सही दिया है। इसका यहाँ पे लोगो भी देख लीजिए आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, भारत निर्वाचन आयोग का। ठीक है, हमारे इलेक्शन कमीशन का लोगो। नॉट द फंक्शन पूछा गया है यहाँ पे, फोकस करिए। तो नॉट द फंक्शन है आपका डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसीज। ये डिलिमिटेशन जो है ये इलेक्शन कमीशन नहीं करता है। डिलिमिटेशन मतलब निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता है, वो बल्कि डिलिमिटेशन कमिटी, कमिटी होती है आपकी, दैट इज डूइंग उसका डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्युएंसीज का। ठीक है, अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्लास के लिए लेट हो रहा है, कम टाइम है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि स्वदेशी और बॉयकॉट अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल। स्वदेशी और बॉयकॉट जो था आपका, ठीक है, स्वदेशी और बॉयकॉट पहली बार किस संघर्ष के टाइम पर, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें किस संघर्ष के टाइम पर सबसे पहले अपनाया गया था? स्वदेशी और बॉयकॉट, कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिए सब लोग। स्वदेशी बॉयकॉट किस संघर्ष के टाइम पे सबसे पहले आया गया था? पहला ऑप्शन आपके पास है बंगाल विभाजन के टाइम पे, दूसरा है होम रूल के टाइम पे, तीसरा है असहयोग आंदोलन के टाइम पे, या चौथा साइमन कमीशन जब भारत आया था तब की बात। तो ये दोनों कब वर अडॉप्टेड एज मेथड्स फॉर द स्ट्रगल, पहली बार कब आए गए थे? कोई डाउट नहीं है, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। उमंग अग्रवाल आप कह रहे हैं होम रूल मूवमेंट, नहीं, होम रूल मूवमेंट के टाइम पे नहीं, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस टाइम पे सबसे पहले स्वदेशी और बॉयकॉट लाया गया था। ठीक है, ये मेथड अपनाए गए थे इस स्ट्रगल के टाइम पे। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें हो जाता है ए। अगला काफी इजी क्वेश्चन है, सीधे आंसर दीजिए, ज्यादा सोचना समझना है ही नहीं इसमें। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे, प्रपोजल्स जो थे, ये किससे रिलेटेड थे? सोशल, एजुकेशनल, पुलिस या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म? अब अगर मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए रिपीट करूं इसको, तो क्या ये सामाजिक सुधार के लिए लाए गए थे, क्या ये शैक्षिक सुधार के लिए लाए गए थे, क्या ये पुलिस प्रशासन की सुधार के लिए लाए गए थे, या ये संवैधानिक सुधार के लिए लाए गए थे? बताइए। ये देखिए मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यहाँ पे 1919 इनका ईयर दिया हुआ है। ये चार में से किसके लिए लाए गए थे? प्रियंका प्रजापति, हाँ, इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ मैंने खुद बनाए हैं। सारे नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो बनाऊं या अलग से एक सीरीज बनाऊं, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, यहाँ पे आप सब सही जवाब दे रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, संविधान की सुधार के लिए लाया गया था। क्या आपका मॉन्टेग चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स? ठीक है, इनके जो प्रपोजल्स के बाद जो रिफॉर्म आए थे वो 1919 में आए थे। ठीक है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। सबने, राज यादव, योगेश खांडे, नवीन सोनी, आप सबने सही जवाब दिया है। सुनीता जी, साधना जी, आप सबने सही जवाब दिया है। गुड, वेरी गुड, काफी अच्छी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ये ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आ गया है, कोई गलत नहीं करेगा, इसको बिल्कुल सही बताना है। ठीक है, बताइए जरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कॉटन के कल्टीवेशन के लिए अगर मैं बोलूं कि कपास की खेती के लिए कौन सी सॉइल, कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, या लोमी सॉइल जिसे हम बोलते हैं, या फिर लैटेराइट सॉइल?
बताइए इनमें से कौन सी मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा। कोई डाउट है ही नहीं, सबने सही जवाब दिया है यहाँ पे। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, वेरी गुड, ब्लैक सॉइल। जिनको नहीं पता है वो भी याद कर लीजिए कि कपास की खेती के लिए, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल। ठीक है, वेरी गुड। आकाश शर्मा बता रहे हैं कि ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार। 92 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 42 ने लाइक किया है। जल्दी जल्दी लाइक करो इसको। अच्छा नहीं पढ़ा रही क्या? चलो आगे। विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस द मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज? कौन सा स्टेट है भारत का, कौन सा ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा प्रदेशों से अपनी सीमा टच करता है, अपनी बाउंड्री लगाता है? कौन सा ऐसा प्रदेश है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की उत्तर प्रदेश? ठीक है, जल्दी बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है। श्रुति आप मेरा नाम पूछ रही हैं? मेरा नाम कनुप्रिया है। यूपी, 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 यूपी हमारा मध्य प्रदेश। यूपी, यूपी, यूपी हमारा मध्य प्रदेश। बीच में मध्य प्रदेश आ रहा है। यूपी और मध्य, मतलब आप लोगों को डाउट कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं है। डाउट आपका बचता है मध्य प्रदेश में, एक इसमें डाउट है और एक उत्तर प्रदेश में डाउट है। तो अब मुझे तो मेजोरिटी के साथ जाना पड़ेगा। तो मेजोरिटी यहाँ पे उत्तर प्रदेश कह रही है, इसका आंसर उत्तर प्रदेश ही है। रवि जी थैंक यू सो मच। पर लाइक थोड़ा सा ध्यान देके थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, इंडिया टचेस द मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज विद द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे मैप भी ला दिया है कि उत्तर प्रदेश जो है, ये स्टेट जो है, ये प्रदेश जो है, ये सबसे ज्यादा स्टेट, सबसे ज्यादा प्रदेशों के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। ठीक है, काफी लोगों ने, आप सबने बहुत अच्छा, सही जवाब दिया है। प्रियंका मैं आपको ईमेल आईडी बाद में भेज दूंगी। मैंने ऊपर वैसे कहीं चार्ट में लिखा हुआ है, मैंने अपने अकाउंट से किया था, मैं एक बार और कर दूंगी। ठीक है, सो उत्तर प्रदेश, मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट करिए कि कौन कौन से प्रदेशों के साथ बाउंड्री लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा दिल्ली वाली बॉर्डर है, राजस्थान की बॉर्डर है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। 8 स्टेट है, आप समझ रहे हैं। लाइन से देखिए यहाँ पे, ठीक है, लाइन से ये 8 जो स्टेट्स हैं इनके साथ बाउंड्री लग रही है। मोंटी सिंगर आप मेरी क्लास की टाइमिंग पूछ रहे हैं। क्लास की टाइमिंग अभी थोड़ी सी फिक्स नहीं हो पा रही है। आज कल मैंने 7 o'clock के अराउंड क्लास ली थी, आज मैंने 5:30 ले ली है। अभी मैं थोड़े टाइम में इसको फिक्स करके आपको बता दूंगी। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्टेट्स। आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना आप लोग कितने ज्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री टच हो रही है। चलिए ये मैप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कमिंग नेक्स्ट वी हैव रिवर्स पढ़ाया था यार कल मैंने, कोई गलत नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट जॉइन चंबल? चंबल जो रिवर है, बताइए। चंबल के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वो किन दो स्टेट्स के बीच में बाउंड्री बनाती है। चंबल दो स्टेट्स, किन किन दो स्टेट्स के बीच में बाउंड्री बनाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर बहती है वहां पे चंबल। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जवाब दीजिए मुझे, कौन सी नदी इनमें से चंबल से जाकर नहीं मिलती है? शिप्रा नदी, काली सिंध, बेतवा या पार्वती? कौन सी इनमें से नहीं मिलती है? बेतवा, 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 जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। कौन कौन बेतवा कह रहा है? वेरी गुड, आप लोग सब पहले क्वेश्चन का भी जवाब दे रहे हैं। राजस्थान और एमपी के बीच की बॉर्डर, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी जल्दी सबने सही जवाब दिया है। मैं तो नाम भी नहीं पढ़ पा रही, इतनी स्पीड में आप लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो इसका आंसर है बेतवा। बेतवा जो है वो जाकर हमारी चंबल नदी से नहीं जुड़ती है। मैं आगे आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। देखिए ये बेतवा नदी है, ये बेतवा जा रही है आगे। बेतवा जो है ये चंबल से नहीं मिलती है। चंबल यहाँ है, देखिए राजस्थान और एमपी के बीच की बाउंड्री बना रही है। ठीक है, यहाँ पे चंबल है। चंबल में आपकी काली सिंध जाके मिल रही है, चंबल में आपकी पार्वती जाके मिल रही है, लेकिन बेतवा नदी आपकी वहां पे जाके चंबल में नहीं मिल रही है। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। भारत भवन, भारत भवन, इंडिया हाउस जिसे हम बोलते हैं, इंडिया हाउस, भारत भवन, इंडिया हाउस कहाँ पर सिचुएटेड है? क्या ये इंडिया हाउस है तो ये दिल्ली में है?
या ये इंदौर, जबलपुर, भोपाल, कहाँ पर है भारत भवन? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, लाइव सेशन में मजा आ रहा है, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करिए। यार आप लोगों को तो कोई डाउट ही नहीं है, आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप तो सारे सवालों का सही जवाब दे रहे हो। दिलीप जी दिल्ली में नहीं है, ये सब भोपाल बोल रहे हैं यहाँ पे, इनकी बात थोड़ी सी मान लीजिए। दिल्ली में नहीं है भारत भवन, भारत भवन हमारा भोपाल में है। ठीक है, भारत भवन, रवि यादव भारत में तो है ही, भोपाल में है। ठीक है, चार्ल्स कोरिया, गोविंद मेहरा, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया कि इसको बनाने वाले डिजाइनर, जिनको हम बोलते हैं कि किसने डिजाइन किया है, सो इंडिया हाउस वाज डिजाइन्ड बाय चार्ल्स कोरिया। ये इनने एक हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। चार्ल्स कोरिया जो है, चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया है। वेरी गुड मैम, डेली आप एमसीक्यू कराइए। गोविंद जी आप कह रहे हैं डेली एमसीक्यू कराइए। देखिए अगर मैं एमसीक्यू कराती रहूंगी तो हमारे लेक्चर का टाइम चला जाएगा, तो एमसीक्यूज आप लोग लगाइए। मैं कोशिश करूंगी कि 10 से 15 एमसीक्यूज आपको रोज कराऊं। ठीक है, विनय पांडे कह रहे हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, कल से मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, कोशिश करूंगी कि आप लोग कोई सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, बट आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। एमपीपीएससी हमें ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं देता है जो तैयारी के बाद हमसे सॉल्व ना हो पाए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत भवन हो गया हमारा भोपाल में। यार ये तो सबको पता होना चाहिए, वेयर इज धूपगढ़, हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश, धूपगढ़ कहाँ पर है? इसका जवाब तो मैं बताऊंगी भी नहीं आप लोगों को, ये कमेंट सेक्शन में ही हमको जवाब मिलना चाहिए। धूपगढ़ कहाँ पर है, हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश कहाँ पर है, जल्दी बताइए। प्रखर सर की क्लास क्यों नहीं हुई आज? प्रखर सर थोड़ा सा ज्यादा बिजी हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका जवाब बताइए। सब सब सही बता रहे हैं। महादेव हिल्स, महादेव हिल्स, वेरी गुड वेरी गुड, ए इज द आंसर, महादेव हिल्स इसका आंसर है। अब जो लोग मुझे इतनी देर से डांट रहे थे कि मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, लेट मी स्टार्ट द क्लास। यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट 3 का हम लोग रिवर्स वाला पार्ट कर चुके हैं। मैं आपको फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वाइल्ड लाइफ, माउंटेन्स वगैरह ये सब पढ़ाऊंगी, पर आज हम एक छोटा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, मे बी थोड़ा सा वाईफाई का भी इशू आए यहाँ पे, अगर थोड़ा सा हो तो प्लीज बेयर कर लीजिएगा। एंड मैंने कल आपके कमेंट्स पढ़े, मैंने देखा कि काफी थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रही थी आपको, वो क्योंकि एक टाइम बाउंडेशन था इसलिए। आई एम रियली सॉरी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं बिल्कुल धीरे 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 आपको पढ़ाऊंगी। कोई भी डाउट हो मुझे आप मेल कर दीजिए। मैं एक बार और अपना ईमेल आईडी डाल देती हूँ यहाँ पे चैट में। ठीक है, चैनल स्टडी डाइव। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। कोई प्लीज इसको कॉपी कर लो, और कनुप्रिया के नाम से मैंने यहाँ पे किया होगा, प्लीज कोई इस ईमेल आईडी को कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, नहीं तो बाद में मैं भेज दूंगी कहीं पे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मैम की, संपदा मैम की पार सीरीज आ जाएगी, आप मत मत टेंशन लीजिए, जल्दी जल्दी सब कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज इसलिए आपके लिए थोड़े से क्वेश्चंस ले आई। ठीक है, अब हम जल्दी से एक छोटा टॉपिक आज के लिए कवर करेंगे, क्योंकि हमने काफी टाइम लगा दिया अपना क्वेश्चंस डिस्कस करने में। आज हम एक छोटा टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल कोई भी डाउट हो टेंशन मत लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी आपको। हो सकता है लाइव चैट में कुछ दिक्कत आ रही है, ये थोड़ा सा लेट चल रहा है, यहाँ पे कमेंट्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो शायद मैं उनका जवाब अभी नहीं दे पाऊँ। आप बिल्कुल कमेंट करिए, आप लाइव चैट पे मत कमेंट करिए, वो कमेंट करिए जो मैं बाद में पढ़ सकती हूँ, या इवन मेल कर दीजिए, तो मैं बाद में रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है, आज हम एक छोटा टॉपिक पढ़ेंगे विच इज क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें बिल्कुल आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने भी नोट्स नहीं बनाए हैं इसके। आपको 2 से 3 चीजें सिर्फ समझनी है। ठीक है, सिर्फ 2 से 3 चीजें समझनी है, और 2 से 3 चीजों के फैक्ट्स याद करने हैं। दैट्स इट, इसमें क्लाइमेट के अलावा कुछ ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम टू द पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे। तो हम पढ़ते हैं आगे। मैम आपका मैसेज नहीं मिला, प्रियंका प्रजापति आपको मैसेज नहीं मिला, मेल नहीं आया। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई लिख लो यहाँ पे, CHANNEL STUDY
DIVE, चैनल स्टडी डाइव, ठीक है, @gmail.com, यहाँ पे आप मेल कर लीजिए। ठीक है, कोई प्लीज यहाँ पे ईमेल लिख दीजिएगा, अभी मैं क्लास के टाइम पे लिख नहीं पा रही हूँ। ठीक है, ये क्लाइमेट अब हम स्टार्ट करते हैं। फिर से बोल रही हूँ, ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करने के पहले हम लोग रोज यहाँ पे बात करते हैं कि हमको मैप अपने साथ रखना है, अपने पास रखना है। कौन कौन मेरी बात मानता है और कौन नहीं मानता है। नहीं मानोगे पेपर नहीं निकल पाएगा यार, रखो अपने सामने मैप। ठीक है, बिल्कुल रखो। ग्वालियर डिवीजन कल याद कर लिया था, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, ये हमने याद कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने ये मैप को मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, आपको ये मैप अपने सामने होना चाहिए और ये याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ठीक है, तो अब मैंने आपको जैसा कि बताया, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की। मैं जो दो तीन चीजें आपको यहाँ समझाती जाऊं, बस वो समझते जाइएगा। और घर जाके आज दिन यहाँ से क्लास खत्म होने के बाद प्लीज क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, दैट्स इट। उसके अलावा कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इवन अगर मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनोगे तो पीडीएफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबको पता है कि मध्य प्रदेश जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। पहला कौन सा है, बताओ भाई, पहला कौन सा है। ठीक है, पता है आप सबको पहला कौन सा है। इसके बाद हम देखें अगर, सो इट एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ईस्ट से वेस्ट में बात कर रहे हैं अगर हम। ठीक है, और यही कारण है क्योंकि ये इतना, मैम इसके अलावा भी बुक से पढ़ना है क्या? नहीं, इसके अलावा कुछ बुक से नहीं पढ़ना है, मैं जो पढ़ा रही हूँ वही फाइनल है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं। सो ईस्ट टू वेस्ट इसका जो एक्सटेंशन है, इतना जो ये लंबा है, इसी के कारण आधे से ज्यादा क्लाइमेट में चेंज आता है। ठीक है, इसके अलावा हम एक चीज जो जानते हैं वो ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसे हम कहते हैं, वो मध्य प्रदेश को दो भागों में डिवाइड करता है। वो मध्य प्रदेश के बीच से जाता है। क्या मैंने इसकी फोटो डाली है आगे? बिल्कुल डाली है। तो देखिए, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश को दो भागों में बांट रहा है। अब मुझे ये बताइए, बिल्कुल राजस्थान आप लोगों ने सही जवाब दिया। क्वेश्चन किस बुक से लगाएं? प्रिया आप पूछ रही हैं क्वेश्चंस किस बुक से लगाएं, तो पहले आप एक काम करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए। जैसे ही वो हो जाए तो मेरे को फिर से बताइएगा, मैं आपको जवाब दूंगी कि कौन सी बुक से लगाना है। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि कितने जिले हैं जहां से ये कर्क रेखा पास करती है। ठीक है, कौन कौन से हैं आपके सामने ही है, रतलाम, उज्जैन, अगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि अगरमालवा जो है वो यहाँ से अलग हुआ था, अभी अभी बना है कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो शाजापुर से पहले जाती थी, अब अगरमालवा से जाती है। इस बात को यहाँ मैप में नोटिस करिए, आप लाइन को ध्यान से देखिए कहाँ से जा रही है। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो यहाँ रहने वाले हैं उनको तो पता ही होगा कि गर्मी कितनी गर्म होती है और सर्दी काफी ठंडी होती है। और अगर यहाँ बारिश हो रही है तो वो भी एक्सट्रीम में होती है, यहाँ कुछ कुछ बीच में नहीं हो रहा होता है। यहाँ बारिश हो रही है तो एकदम सरप्लस में बारिश हो रही है कि होए जा रही है होए जा रही है, रुक ही नहीं रही है। और नहीं तो बारिश नहीं होगी जिस साल, तो उस साल सूखा पड़ने वाला होता है। तो ये हम बात करी, हमने हमारे इंट्रोडक्शन करा क्लाइमेट का। ठीक है, क्लाइमेट वाले चैप्टर का। ठीक है, अगर मालवा गोविंद जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, 16 जितेश जी बिल्कुल सही, 2013 अगर मालवा बना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आगे वेदर और क्लाइमेट में। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर और क्लाइमेट की डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए कि वेदर जो है एक मोमेंटरी स्टेट है, यहाँ दिया हुआ है एक मोमेंटरी स्टेट है। मतलब इस टाइम पे मौसम कैसा हो रहा है बाहर। अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर के बाहर मौसम कैसा है, खिड़की से बाहर देख के बताइए मौसम कैसा है। तो ये हमने बात करी कि अभी मौसम कैसा है, मोमेंटरी की बात करी, इस टाइम पीरियड में, आज में, एक शॉर्ट पीरियड में, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में टाइम कैसा है। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वो एक लंबे टाइम पीरियड की बात करता है। ठीक है, सो जैसे ही हम क्लाइमेट की बात करते हैं वो एक लॉन्ग टाइम की बात करता है, एक लंबे समय की बात करता है। लेकिन वेदर की जब हम बात करते हैं वो एक छोटे समय की बात करता है। ठीक है
तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वेदर में चेंज, यदि मौसम में बदलाव आना है तो ऐसे ही आ जाएगा, चुटकियों में आ जाएगा। मतलब थोड़े कम टाइम में आ जाएगा, चुटकी में नहीं, थोड़े कम टाइम में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि क्लाइमेट में चेंज, तो क्लाइमेट का चेंज जो होता है वो कई सालों का होता है। इसलिए जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, कार्बन की जो मात्रा है वो बढ़ जाने की बात करते हैं, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, अगर हम इन चीजों की जब बात करते हैं तो हम क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वेदर चेंज की बात नहीं करते हैं। हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं कि कैसे इस देश का, इस धरती का क्लाइमेट कैसे धीरे धीरे बदलता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने जिलों से जा रहा है। ये भी एक मैप है जो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये 14 डिस्ट्रिक्ट याद होने चाहिए, नींद में भी पूछूं तो पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें कि फैक्टर्स की बात अगर हम करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन अ क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ठीक है, क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं एक जगह का क्लाइमेट। ठीक है, तो यहां हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें और ये अर्थ है, तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी जो लाइनें बनती हैं इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये लैटिट्यूड हो गई। तो जैसे जैसे हमारा, हम ऊपर वाले लैटिट्यूड की तरफ जाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो क्लाइमेट है वो ठंडा होता जाता है। इसलिए हम जानते हैं कि पोलर एरियाज जो हैं, यहाँ पे वी हैव कंपैरेटिवली कोल्डर डेज। यहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, पोल की तरफ ठंड ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक फैक्टर आपका हो गया लैटिट्यूड। अगर हम लोअर लैटिट्यूड में है, इक्वेटर के पास हैं, तो हमारा क्लाइमेट उतना ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोगों को वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आवाज लगातार आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? एक बार हाँ बोल दीजिए, एक बार यस बोल दीजिए। सब क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब हम पढ़ेंगे आगे की डिस्टेंस फ्रॉम सी की हम बात कर रहे हैं। सो हमारा अगला फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम सी। ठीक है, अगर डिस्टेंस फ्रॉम सी की बात करें, क्या समझ आ रहा है? अगर एक समुद्र के पास से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, वो बताना है हमको। समुद्र के पास से कितना डिस्टेंस है वो बताना है हमको। तो क्या होता है, अगर हम समुद्र के पास हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वो शहर जो समुद्र के आसपास है वहां पे ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी नहीं होती है। वहां पे एक ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट होता है। तो सी से जो डिस्टेंस है वो आपके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। आप कभी नहीं देखेंगे कि मुंबई में बर्फ पड़ रही है। ठीक है, पानी के पास है, ठीक है, अरेबियन सी के पास है, उसके कारण उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगला हम बात करें एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें, मतलब जैसे जैसे एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है। एल्टीट्यूड, जिन लोगों को वर्ड नहीं समझ आ रहा है, उसका मतलब हाइट हुआ। तो अगर हम एक पहाड़ की बात करें, तो पहाड़ में जैसे 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 हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। ठीक है, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। तो मैं आपको इसे बहुत सिंपल टर्म्स में समझा रही हूँ कि आप अभी यहाँ सुन लीजिए, उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाए। अभी तीन फैक्टर हमने कौन से पढ़े? लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी और एल्टीट्यूड। हम देखते हैं कि जो ठंड वाली जगह होती हैं वो ज्यादातर पहाड़ पे होती हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे ठंडा पड़ता जाता है। ठीक है, इसके अलावा रिलीफ फीचर्स हो गए आपके, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर हो गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो तीन बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। लेकिन अभी एमपीपीएससी में एग्जैक्टली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कोई ऐसे डायरेक्ट फैक्टर भी शायद ना पूछे, लेकिन अगर पूछे तो आपको ये याद होने चाहिए बस कि यार कैसे कैसे एक जगह पर ठंडा गर्म पड़ता है। ठीक है मैम, एमपी में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अपोजिट क्यों शो किए हैं, मुझे समझ नहीं आया। कहाँ? मैंने नहीं, मैं नहीं मैप देखा। आप मुझे मेल करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। ठीक है,
सॉरी प्रियंका जी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्लाइमेट जो है आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। एक हो गया आपका नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया। नॉर्दर्न प्लेन्स मध्य प्रदेश में अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया देखें तो इसमें देखिए मैंने आपके लिए अंडरलाइन करके रखा हुआ है कि सिर्फ वही चीज पढ़िए जो मैं दिखा रही हूँ। बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना, प्लाटो और सेंट्रल इंडिया, ये जो 3 एरियाज हैं, बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना, प्लाटो और सेंट्रल इंडिया, मैप में दिखाती हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन मतलब यहाँ पे काफी ठंड और काफी गर्मी होती है। ऐसा क्यों? अभी मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एक फैक्टर है, पानी के पास होना एक फैक्टर है, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि क्या आप देख रहे हैं कि बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना और सेंट्रल इंडिया जो है, मान लीजिए ग्वालियर वाला एरिया इमेजिन करिए, क्या उसके आसपास कोई समुद्र है? नहीं, लैंडलॉक्ड है। तो जब कोई समुद्र नहीं है तो देर इज एब्सेंस ऑफ मॉडरेटिंग इफेक्ट। यहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है, जिससे ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म नहीं होता है, वो जो फैक्टर है वो एब्सेंट है। तो इस कारण से इस एरिया में काफी ठंड या काफी गर्मी पड़ती है। इस एरिया को अब हम मैप में देखते हैं, ठीक है। इसको हम मैप में देखते हैं, बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना, प्लाटो और सेंट्रल इंडिया, ठीक है। इसको हम देखते हैं। देखिए ये है आपका रीवा, पन्ना, प्लाटो वाला एरिया, ये आपके सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए और ये बुंदेलखंड वाला एरिया हो गया। सो बेसिकली हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है, हम इंडिया बोल रहे हैं, सो सॉरी, अगर हम मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट की बात करते हैं, सबसे उत्तरी पार्ट की बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सट्रीम तरह का क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम तरह का मतलब यहाँ पे काफी गर्मी, काफी ठंडी। ठंड के टाइम पे देखोगे आप ग्वालियर का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स वाला ये एक एरिया हो गया। हमने 4 में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके बाद हम बात करते हैं, ये याद रखिएगा, ये आपको इस मैप से तो आपको ये भी पता चल रहा है कि सेंट्रल हाईलैंड कहाँ है, बुंदेलखंड कहाँ है और रीवा, पन्ना, प्लाटो कहाँ है। आज एक काम करिए, फिजिकल मैप लेकर आइए खाली वाला, और उसमें ये एरियाज मार्क करिए। आपको अगली बार मैं बोलूं सेंट्रल हाईलैंड, तो मुझे ये मैप दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पर है, ठीक है। कमिंग नेक्स्ट वी हैव विंध्या हिल रीजन। विंध्या हिल रीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। विंध्या हिल रीजन की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे देखा जाए तो देखिए, पढ़िए यहाँ पे जो लाइन अंडरलाइन करी है सिर्फ वही, कि समर्स एज वेल एज विंटर्स आर बैलेंस्ड। ये दोनों चीजें बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, ठीक है। विच मीन्स कि एक्सट्रीम क्लाइमेट जो है वो नहीं है वहां पे। तो मेजर हिल स्टेशंस की अगर हम बात करते हैं, पचमढ़ी और अमरकंटक, तो पचमढ़ी और अमरकंटक जो है वो इस जोन में आते हैं। अगर मैं ये मैप दिखाऊं आपको, तो ये देखिए, ये रहा आपका पचमढ़ी, ये रहा अमरकंटक, ठीक है। यहाँ पे आपकी विंध्यन हिल्स हो जाएंगी और नीचे आपकी सतपुड़ा हिल्स आ जाएंगी, बीच में से निकलती है आपकी, बहती है नर्मदा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है पचमढ़ी, ये ध्यान रखना है अमरकंटक, ठीक है। राज यादव, कैन यू शेयर दीज मैप्स? ठीक है, मैं आपको कहाँ शेयर करूं ये मुझे बता दीजिए। मैं एक बार लाइव चैट जब खत्म होने वाली होगी लास्ट में, मैं अपना ईमेल आईडी एक बार डाल दूंगी ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। या एक काम करते हैं, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ अपना ईमेल आईडी। आई एम सो सॉरी, ये हो गया चैनल स्टडी डाइव @gmail, ठीक है। ये स्टडी डाइव साथ में है, इसको नोट कर लीजिए, और प्लीज इसको कोई चैट में भी डाल दो, ठीक है। ठीक है, तो हमने देखा कि पचमढ़ी और अमरकंटक विंध्यन हिल रीजन में आते हैं, ठीक है। ये दो हमने यहाँ पे मार्क कर लिए विंध्यन हिल रीजन में, ठीक है, पचमढ़ी और अमरकंटक। यहाँ पे हमने देखा कि समर और विंटर जो है वो बैलेंस्ड है। अनीता कुमारी, राधे राधे, ठीक है, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब हम बात करते हैं मालवा प्लेटो की,
ठीक है, मालवा प्लाटो देखेंगे यहाँ पे, ये है मालवा प्लाटो, बाकी सब मैं हटा देती हूँ। सेंट्रल हाईलैंड्स, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना प्लाटो की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मालवा प्लाटो पे ध्यान दीजिए अब। ठीक है, सो मालवा प्लाटो जो है, मालवा का जो रीजन है, ये रीजन जो है यहाँ थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी मॉडरेटली कोल्ड समर टाइप की विंटर्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, स्लाइटली हॉट एंड मॉडरेटली कोल्ड इन समर्स, स्लाइटली हॉट एंड मॉडरेटली कोल्ड इन समर्स एंड विंटर्स रिस्पेक्टिवली। तो अगर हमने देखा यहाँ पे कि समर में स्लाइटली हॉट और विंटर में मॉडरेटली कोल्ड, समर में स्लाइटली हॉट और विंटर में मॉडरेटली कोल्ड, ये दो चीजें हमें याद रखनी है। सो दिस जोन, ये जो जोन है यहाँ पे रिलेटिवली एक इवन टाइप का क्लाइमेट है। यहाँ आपको वो क्या पढ़ा था हमने अभी सबसे ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला हाल नहीं है यहाँ पे कि यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है और बहुत गर्मी पड़ रही है। यहाँ एक बैलेंस मेंटेन्ड है, एक इवन टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है, नाउ चैनल studydive@gmail.com, प्रियंका प्रजापति, थैंक यू सो मच। यही है, इसको बार बार आप पेस्ट करते रहिएगा ताकि, क्योंकि मैं अभी पिन नहीं कर पा रही हूँ इसको। ठीक है, सो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करें नर्मदा वैली की। नर्मदा वैली वाला रीजन देखो, सबसे पहले तो नर्मदा कहाँ से बहती है? नर्मदा बहती है आपकी विंध्या और सतपुरा के बीच से। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये नर्मदा सोन वैली है, ये मैप बना लो। ठीक है, नर्मदा सोन वैली, नहीं तो हाँ मैं मेल भी कर दूंगी, जिस जिसका मेल आएगा मैं रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा हो सकता है, लेकिन मैं कर दूंगी। नर्मदा सोन वैली यहाँ पे हमने देख ली। सो नर्मदा वैली जो है, यहाँ पे एक चीज जो आपका क्लाइमेट डिसाइड करती है वो क्या है? इट इज द प्रॉक्सिमिटी टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। प्रॉक्सिमिटी टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे हमने देखा था अभी थोड़ी स्लाइड्स पहले कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से पास करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इसकी जो नजदीकी है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितना पास है, दैट डिसाइड्स कि समर कितनी गर्म रहेगी। क्या होता है कि जैसे ही समर का टाइम आता है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर मूव करता है। ये जब हम मेंस की क्लासेस लेंगे तब मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी। आई होप तब मैं आपको ये पढ़ा रही रहूं। तो उस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर वहां से पास हो रहा है तो ज्यादा गर्म रहेगा। ठीक है, इस कारण से हमारी जो समर्स है वो एक्सट्रीमली हॉट हो जाती है। एंड क्योंकि यहाँ पे समर्स एक्सट्रीमली हॉट हो जाती हैं, तो विंटर्स के टाइम पे क्योंकि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा आपकी आसपास ही है, इसलिए ठंड नहीं इतनी ज्यादा होती। ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि नहीं होती, इट इज मॉडरेटली कोल्ड, थोड़ा कम ठंडा है। ठीक है, उमंग जी थैंक यू, आपने इतनी बार लिख दिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चार जोन्स हमने पढ़ लिए, चार पार्ट्स हमने क्लाइमेट के पढ़ लिए। नॉर्दर्न प्लेन्स, जहाँ पे हमने बताया बुंदेलखंड, रीवा पन्ना प्लाटो वाला रीजन, देन वी हैव मालवा वाला रीजन, नर्मदा वैली वाला रीजन और विंध्यन हिल्स वाला रीजन, जहाँ पे आपके दो हिल स्टेशन हैं, जहाँ पे आपका हिल स्टेशन पचमढ़ी है और अमरकंटक दूसरी जगह है। अमरकंटक से कौन सी नदी बहती है आप सबको पता है, डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कमिंग नेक्स्ट, यहाँ पे हमने इस मैप में देख लिया। इस मैप में अगर आपको और देखना है तो दो तीन चीजें और ध्यान रख लीजिए। मध्य प्रदेश का टूरिज्म वाला मैप है कि देखो भोपाल, विदिशा, सांची, भोजपुर, भीमबेटका कितने पास पास है यहाँ पे। ठीक है, ओरछा यहाँ पर है। ओरछा क्यों इंपॉर्टेंट है, ओरछा क्यों न्यूज में रहा है, ये बताइए। खजुराहो में कौन से टेम्पल्स पाए जाते हैं वो बताइए। पन्ना में कौन सी माइंस है वो बताइए। ठीक है, ये दो चार चीजें बता दीजिए, आप सबको आती हैं मुझे पता है। ठीक है, एक ये वाला मैप और देख लीजिए। ठीक है, ये मैप और देख लीजिए कि मैंने आपको बताया कि विंध्या और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा बहती है। ये रहे आपके विंध्या हिल्स, ये रहा सतपुड़ा, बीच में आपकी नर्मदा बह रही है और सतपुड़ा के जस्ट नीचे आपकी तापी नदी बह रही है। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्लाइमेट। अब देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बोल रही, गौरव यादव, यूनेस्को साइट ओरछा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, बिल्कुल साथ साथ पढ़ते जाइए और दिमाग में बिठाते जाइए, नहीं जरूरत पड़ेगी नोट्स की। सो मध्य प्रदेश के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे तीन मेन सीजन्स हैं। ठीक है, विंटर, रेनी और समर। गर्मी होती है, ठंड होती है, बारिश होती है, और कुछ नहीं होता है। ठीक है,
अभी पता नहीं कौन सा सीजन चल रहा है, पता कर लो, मुझे भी बता देना। विंटर, रेनी और समर। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि गर्मियां काफी लंबी होती हैं, गर्मी की छुट्टियां खत्म नहीं हो रही होती हैं, इतनी लंबी होती हैं। और विंटर और रेनी सीजन जो है दे आर कंपैरेटिवली शॉर्टर। ठीक है, ये तीन दो एक चीज हमें याद रखनी है कि विंटर रेनी छोटे हैं, समर गर्मियों की छुट्टी लंबी है। दैट्स इट। इसके बाद अगर हम बात करें, तो अगर हम ठंड की बात करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि ठंड आती है और हमें ठंड लगती है? जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आपके नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड वाले रीजन में है, नॉर्दर्न प्लेन्स में है, इसलिए है कि उनकी दूरी है आपकी समुद्र से, और वो कंपैरेटिवली पास है आपके हिमालय से, इसलिए यहाँ पे हमें कंपैरेटिवली ज्यादा ठंड लगती है। ठीक है, आकाश शर्मा, नंदिनी जी, अंकित, प्रियंका, ये लोग सब सही जवाब दे रहे हैं। आप लोग वेरी गुड। आप लोग अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप लाइव पढ़ रहे हैं, लाइव चैट में हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ फैक्ट्स डिस्कस हो रहे हैं, कोई क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, एंड इवन लाइव चैट में जो लोग बता रहे हैं उसको नोट डाउन करते रहिए। जरूरी नहीं है हर चीज जो मैं बता रही हूँ वो आपको पता हो, और हर चीज जो आप बता रहे हैं वो मुझे पता हो। साइड साइड में नोट करते जाइए एज फैक्ट। तो उससे क्या होगा, आपको आखिरी के 10 दिन में परेशान नहीं होना पड़ेगा, फैक्ट्स आपके एक के बाद एक के बाद एक आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, दीपाली सक्सेना, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। कंदरिया महादेव टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल इन खजुराहो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इन लोग, आप लोग एक काम करिए, क्लास के बाद इनकी फोटोज भी देख लीजिए। ठीक है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नाउ कमिंग नेक्स्ट, वी हैव सीजन्स इन मध्य प्रदेश। अभी मैंने आपको बताया गर्मी होती है, ठंड होती है, बारिश होती है, और कुछ नहीं होता है उसमें। सबसे लंबा क्या होता है, गर्मी हो रही होती है, खत्म ही नहीं होती है। ठीक है, और अब तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण और ऐसा हो गया है कि आपकी ठंड भी और छोटी होती जा रही है, गर्मी के सीजन और लंबे लंबे होते जा रहे हैं। ठीक है, एंड गर्मी में इतनी गर्मी होती है कि सम एरियाज के जो टेम्परेचर है दैट में इवन राइज टू मोर देन 45 डिग्री, 45 डिग्री से ज्यादा बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एक जो, क्या बोलूं मैं उसको, नुकसान फायदा कुछ नहीं बोल सकती मैं, एक जो रीजन है जिसके कारण 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर आ जाता है, समर में चला जाता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। मयंक जी, संपदा मैम की क्लास प्रोबेबली हाँ आज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। रवि यादव, थैंक यू सो मच, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपके लिए इवन इस बुक की अगर जो पिक्चर्स हैं उनकी एक समरी साइड में प्रोवाइड करके रखी है, एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। सो हमें अगर बात करनी है तो स्टेट एक्सपीरियंसेस मानसून रेनफॉल। अब हमने बोला बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, तो बारिश कहाँ से हो रही है? ठीक है, मानसून रेनफॉल की हम बात करते हैं। ठीक है, सो सॉरी। मॉनसून की हम बात करते हैं अगर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो अगर मैं इंडिया का मैप, मैप बनाना तो नहीं आता है, ठीक है, अगर इंडिया के मैप की बात करूं तो यहाँ से रेनफॉल आती है। ठीक है, दिस कम्स एज साउथ वेस्ट मॉनसून, और एक ये आपकी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से मॉनसून आती है। ठीक है, ये दो तरीके से मॉनसून आते हैं, इसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं, और ये आपकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है मॉनसून की। ठीक है, ये आपकी दो ब्रांचेस हो गई, ये अरेबियन सी वाली ब्रांच है लेफ्ट वाली, और राइट वाली आपकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है। आकाश जी, मैं उसको आखिरी में एक फैक्ट्स वाला पेज लेकर आऊंगी, उसमें मैं आपको ये जो चौमासा और उनाला जो है ये सब मैं वहां पे डिस्कस करूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब कवर करूंगी। ठीक है, पूजा दीक्षित, आप क्या बता रही हैं? संग्रहालय, हाँ आप सही बोल रही हैं जी। ठीक है, सो आकाश शर्मा जी, उस पे हम एंड पे आएंगे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ ये रेनफॉल की यहाँ पे। सो रेनफॉल की जब हमने बात करी, मॉनसून रेनफॉल, तो ये बे ऑफ बंगाल से आ रही है और अरेबियन सी से आ रही है। अगर हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें, अगर मैं वेस्ट पार्ट की बात करूं, सो इस पार्ट में इवन ठंड के टाइम पे बारिश होती है। यूजुअली हम ठंड के टाइम पे बारिश नहीं देखते हैं, लेकिन अगर ठंड के टाइम पे बारिश आ रही है, मतलब वेस्ट से कुछ डिस्टरबेंसेस आते हैं जिनको हम वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के नाम से जानते हैं। वेस्ट से कुछ डिस्टरबेंसेस आते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस।
ठीक है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं ये आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ये आपके क्या बता रही थी मैं, वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है ये आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में बारिश कराते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं सो हम देखते हैं कि जो रेनफॉल है मध्य प्रदेश में वो मैंने आपको बताया कि अरेबियन सी से भी आ रही है और बे ऑफ बंगाल से भी आ रही है। सो बे ऑफ बंगाल से जो विंड्स आती हैं, जो बे ऑफ बंगाल से मध्य प्रदेश की तरफ आएंगी तो वो मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट्स में आएंगी। ठीक है, वो मध्य प्रदेश के ईस्टर्न, इस मैप में समझाती हूँ मैं। तो ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल से बारिश आ रही है तो ये यहाँ पे ईस्टर्न एरिया में आएगी और ईस्टर्न एरिया में जब बारिश आएगी सो मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे आएगी कंपेयर्ड टू बाकी सारे एरियाज। तो हम देखेंगे कि रेनफॉल यहाँ से जब आगे बढ़ती है, इधर से जब आगे बढ़ेगी तो कम होती जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमारी बारिश कम होती जा रही है। तो यहाँ से यहाँ देखा हमने दैट रेन रिड्यूसेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, एंड जो मैंने आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात बताई तो जो वेस्ट पार्ट ऑफ एमपी है, मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है, उस पार्ट में ठंड के टाइम पे जो बारिश होती है दैट इज कॉल्ड एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है। ठीक है, अब मैंने मध्य प्रदेश की जब आपसे बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे या तो बहुत बारिश होगी या बिल्कुल बारिश नहीं होगी। सो दिस स्टेट इज ऑल्सो अ ड्रॉट प्रोन स्टेट। यहाँ पे आपका ड्रॉट जैसी कंडीशंस भी आ सकती हैं, सूखा पड़ने जैसा भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम देखेंगे कि क्योंकि भोपाल जो है वो थोड़ा सा सेंटर और वेस्ट की तरफ आता है इसलिए भोपाल एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली लोअर रेनफॉल। एंड सबसे ज्यादा रेनफॉल किस तरफ आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा ईस्टर्न तरफ में रेनफॉल आएगी। तो ये जो एरियाज हैं दे विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम रेनफॉल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा रेनफॉल आपकी यहाँ पर आएगी। आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों के शायद कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, कुछ लैग आ रहा है यहाँ पे तो मुझे थोड़े देर से दिख रहे हैं वो कमेंट्स। तो अगर कुछ बड़ा डाउट छूट जाता है प्लीज आप मुझे मेल कर दीजिएगा। ठीक है, अगला हम देखें कि रेनी सीजन है जो वेरीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मैंने आपको बताया कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए हमारी बारिश क्या हो रही है, बारिश वहां पे कम हो रही है। इसलिए आप देखते हैं कि वेस्ट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो वहां पे हमें राजस्थान वाला एरिया पड़ता है जहां पे डेजर्ट है, क्योंकि वहां तो बारिश पहुंच ही नहीं पा रही है। आपकी जो बारिश है वो ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न पार्ट की तरफ कम होती जा रही है। तो जब बारिश वहां पहुंची ही नहीं इसलिए वहां सूखा पड़ रहा है, वहां डेजर्ट एरिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो हरा हरा यहाँ पे मेंशन्ड है। सो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल, सबसे ज्यादा जो बारिश है दैट अकर्स ड्यू टू द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों के कंट्रीब्यूशन से मध्य प्रदेश में बारिश होती है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि ईस्टर्न पार्ट में बारिश जो है वो जल्दी आती है और ज्यादा आती है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है द स्टेट एक्सपीरियंसेस बोथ फ्लड एंड ड्रॉट कंडीशंस। आई गेस हमारी क्लास को 1 घंटा होने वाला है, हमको जल्दी जल्दी से रैप अप करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं कि सन शिफ्ट्स टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब जब गर्मी आती है तो सन जो है वो इक्वेटर के ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है, नॉर्थ वाला जो हेमिस्फीयर है वहां पे चला जाता है। सो उस कारण से गर्मी उस तरफ ज्यादा होती है। एंड यही कारण है कि इस टाइम पे जो टेम्परेचर है, गर्मी में जो टेम्परेचर है वो 40-50 डिग्री ऑलमोस्ट इतना होता है मध्य प्रदेश में। सो देखिए द टेम्परेचर में सोर अप, टेम्परेचर जो है आपका तापमान जो है इट में राइज, ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, 40-50 डिग्री तक पहुंच जाएगा इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, और हमारा एवरेज टेम्परेचर भी अगर आप देखोगे तो हमारा एवरेज टेम्परेचर 20-30 के आसपास नहीं है। द एवरेज टेम्परेचर रिमेन्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम पे हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है पूरे स्टेट का दैट रिमेन्स टू बी 40 डिग्री। आप समझ रहे हैं 40 डिग्री कितना होता है? खैर हम तो सब यहाँ रहते ही हैं, सो 40 डिग्री। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे आगे
कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, देखो आप लोगों को पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरी पूरी किताबें नहीं पढ़नी है, मैं बिल्कुल जो उसकी समरी है, क्रक्स है, वो पूरा लेकर आ रही हूँ इस कोर्स में। तो केवल मेरी बातों को सुनिए ध्यान से और जाकर एमसीक्यूज लगाइए, बाद में नहीं बोलिएगा कि हमने क्वेश्चंस नहीं लगाए। क्वेश्चंस लगाइए, जो नहीं अटेम्प्ट हो वो मुझे मेल करिए, वो मुझसे पूछिए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये अगर मैं मध्य प्रदेश मान लूं, मध्य प्रदेश मान लीजिए इसको थोड़ा सा, तो वेस्टर्न पार्ट जो है दैट रिसीव्स, ये जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे अरेबियन सी से बारिश आई, ये जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से बारिश आई। मैंने आपको बता दिया यहाँ ज्यादा बारिश आती है, यहाँ कंपैरेटिवली कम बारिश आती है। सो इस एरिया में कंपैरेटिवली वेस्टर्न साइड में कम बारिश क्यों आती है? दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स। जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, जो आपके वेस्ट साइड में पूरे वेस्टर्न घाट्स हैं, वहां से जब अरेबियन सी की ब्रांच आती है, रेनफॉल आती है, तो वहां पे काफी ज्यादा बारिश वेस्टर्न घाट्स में ही हो जाती है, तो कंपैरेटिवली कम बारिश जो है वो आगे आ पाती है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में दोनों अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से बारिश आती है, ठीक है। आगे आइए, आगे अगर हम बात करें, रेनफॉल की अगर हम बात करें, तो हमने बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न में कम बारिश हो रही है। तो भिंड डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है ये पता है ना, अब याद है ना कहाँ हो गया, ग्वालियर डिवीजन में, वहां पे सबसे कम लोएस्ट लोएस्ट बारिश हो रही है भिंड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एंड दीज आर द एरियाज जहाँ पे सबसे कम बारिश हो रही है। इसके अलावा अगर मैं साउथ वेस्ट मॉनसून की बात करूं, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मॉनसून आती तो है, लेकिन मैंने बताया कि उसका सारा जो मॉइस्चर है वो वेस्टर्न घाट्स में ही खत्म हो जाता है। तो आती तो है लेकिन थोड़ी कम बारिश लेकर आती है, एंड देयरफॉर इट लैक्स मॉइस्चर, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे आप लोग चैट में कोई अलग ही बातें चल रही हैं, तो मैं अभी चैट फिर नहीं पढ़ती हूँ। साइक्लोन वाइक्लोन डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ कर लेती हूँ, जल्दी से क्लास खत्म कर लेते हैं, फिर आप लोग करते रहिएगा बातें। आपकी जो यहाँ पे लैक्स मॉइस्चर है, साउथ वेस्ट जो है वो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में ही सारी बारिश हो जाती है, मॉइस्चर खत्म हो जाता, खत्म नहीं होता है, कम हो जाता है। तो आगे जब आती है बारिश मध्य प्रदेश की तरफ, तो वहां पे हमें कंपैरेटिवली कम बारिश मिलती है, ठीक है। और इसकी बात हम करें, ये आपको पता है, इसको पढ़िए कि बुंदेलखंड सेंट्रल हाईलैंड्स वाला जो एरिया है, वहां पे लेस रेनफॉल होती है, विच इज ड्यू टू फिजिकल एंड रिलीफ फीचर्स। यहाँ पे आपके फिजिकल फीचर्स इतने ज्यादा हैं। अच्छा देखिए, दोनों तरफ से बारिश आ रही है, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते मॉइस्चर खत्म हो रहा है, तो कंपैरेटिवली कम बारिश हो रही है। इसी कारण आपके भिंड डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोएस्ट रेनफॉल हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूं, सो रेनफॉल इज अबव एवरेज। देखो मैंने इसको हरा हरा मार्क करके रखा है, यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही है, ठीक है। इट इज अबव एवरेज इन द एरियाज ऑफ बैतूल, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। अब अगर मैं बैतूल, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर दिखाऊं, बैतूल, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर, ये आपका यहाँ वाला जो एरिया रहेगा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर एंड प्लस दिस ईस्टर्न एरिया, बहुत ऊपर तक मार्क कर दिया मैंने, यहाँ वाला। तो यहाँ से जब बारिश आती है तब सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर होगी, ठीक है। इसलिए, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल से आता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ये हमने बता दिया बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर में क्योंकि ये दे लाए। देखो रीजन भी दिया हुआ है नीचे, अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो किताब पे कर लो कि रेनफॉल इज अबव एवरेज इन बैतूल, छिंदवाड़ा एंड नरसिंहपुर एंड सिवनी डिस्ट्रिक्ट बिकॉज दे लाई ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। ये ईस्टर्न पार्ट है स्टेट का, ठीक है। आकाश जी, अभी मेरे हिसाब से तो आप 4 पार्ट्स ही लगाइए, लेकिन अगर कहीं पे आपको बुक में किसी 5 पार्ट्स मिल रहा है क्लाइमेट का, तो मुझे उसकी फोटो लेके मेल करिए, मैं एक बार और कंफर्म करके आपको बता दूंगी। अदरवाइज इट इज 4, आई एम प्रीटी श्योर इट इज 4, सो आई डोंट थिंक यू शुड हैव अ प्रॉब्लम इन इट एज ऑफ नाउ, ठीक है। या प्रियंका, आई एम सो सॉरी, आई माइट हैव मेंशन्ड इट रॉन्ग, मैंने शायद भिंड को कुछ गलत बता दिया। थैंक यू ऑल फॉर करेक्टिंग मी, गलती से निकल गया होगा मुंह से।
ठीक है ना। साउथ ईस्टर्न पार्ट, अभी हमने बात करी वही साउथ ईस्टर्न पार्ट की, कि यहाँ पे एक्सेस रेनफॉल है, सबसे ज्यादा बारिश है, अबाउट 150 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हैं कि हम 150 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस कि यहाँ पे पचमढ़ी, मंडला, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे इतनी बारिश होती है। एंड पचमढ़ी रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन मध्य प्रदेश। तो दो फैक्ट जो हमें यहाँ याद हो गए वो ये हो गए कि सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है। ज्यादा हो गई पचमढ़ी में, बोलो मेरे साथ 3 बार बोल दो यार, पचमढ़ी में सबसे ज्यादा रेनफॉल हो रही है, 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल, सबसे ज्यादा रेनफॉल पचमढ़ी में, सबसे ज्यादा रेनफॉल पचमढ़ी में। उसके अलावा सबसे कम रेनफॉल कहाँ पर हो रही है, भिंड में हो रही है, भिंड में हो रही है, सबसे कम रेनफॉल हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रीलिम्स कैप्सूल जो आप लोग काफी देर से वेट कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, ये प्रीलिम्स कैप्सूल है, जल्दी जल्दी से। इससे क्या होगा, यहाँ से आपके डायरेक्ट एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको अभी तक जितना समझना था, जितने बेसिक समझने थे इस चैप्टर के, वो आपने समझ लिए हैं। अब आपको इसको रीड करना है और याद करना है। मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो कैसा है भाई, याद कर लो। सब ट्रॉपिकल मॉनसून, सब ट्रॉपिकल ना दिखे तो मॉनसून, ऑप्शन में सब ट्रॉपिकल ना दिखे तो मॉनसून। तो आपका मध्य प्रदेश का क्लाइमेट हो गया सब ट्रॉपिकल मॉनसून। डिवाइडेड इनटू, अभी आप पूछ रहे थे कोई आकाश जी, आप पूछ रहे थे यहाँ पे कि इसका वो कितना होगा, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रखिए। अभी आगे अगर कुछ दिक्कत आती है मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हो गए, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो ये मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि हमने अभी पूरा पढ़ लिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इट पासिस मिडवे, मैप भी दिखा दिया है, 14 डिस्ट्रिक्ट भी गिना दिए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपका कर्क रेखा है वो बीच से जाती है। ठीक है, क्लाइमेट क्या है मैंने आपको बता दिया। जो आपका वेदर है वो मोमेंटरी है, शॉर्ट पीरियड वाली है। आपका जो क्लाइमेट है दैट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लंबे समय वाली चीज है, एंड इट टेक्स इवन ईयर्स टू चेंज। ठीक है, अब ये बात करें, अगर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑन मध्य प्रदेश रिसीव्स टू द साउथ वेस्ट मानसून, ये एक मैटर ऑफ फैक्ट याद कर लीजिए कि साउथ वेस्ट की तरफ से जो मानसून आती है वो ज्यादा बारिश, अमाउंट में ज्यादा बारिश नहीं बोल रही हूं मैं यहाँ पे, ओवरऑल अगर एरिया देखा जाए तो सबसे ज्यादा बारिश जो है वो साउथ वेस्ट मानसून लेकर आती है। एंड दैट डज नॉट मीन कि आपका जो बे ऑफ बंगाल है वहां से बारिश नहीं आ रही है, वो दोनों मिलकर मध्य प्रदेश में बारिश करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन मध्य प्रदेश इज रिसीव्ड थ्रू, तो द आंसर इज साउथ वेस्ट मानसून। याद कर लीजिए, दिस इज साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, वेरी गुड आकाश जी, आप लिख भी रहे हैं यहाँ पे, मुझे अच्छा लग रहा है। आप काफी ज्यादा अटेंशन पे कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा पचमढ़ी में बारिश हो रही है, सबसे कम भिंड में हो रही है। लोग अब सब लोग, आप लोग सब यहाँ पे लिखते जाइए, उससे क्या होगा कि आपको याद होता जाएगा। लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा। ठीक है, अब यही चीज मैंने आपको बताई कि ऐसा नहीं है कि साउथ वेस्ट मानसून से बारिश आ रही है इसका मतलब बे ऑफ बंगाल से नहीं आएगी। इट रिसीव्स, मध्य प्रदेश दोनों से बारिश रिसीव करता है। एंड इसका ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, ये स्टेट में आसपास कोई समुद्र नहीं है, इसी कारण से यहाँ पे वो डिस्टेंस ऑफ सी वाला जो फैक्टर है वो काम नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा लोएस्ट टेम्परेचर इज रजिस्टर्ड इन पचमढ़ी। देखो पचमढ़ी में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, अगला ही पॉइंट है। ठीक है, पचमढ़ी में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, और पचमढ़ी में रजिस्टर्ड लोएस्ट टेम्परेचर स्टेट का जो है वो भी पचमढ़ी में है। ठीक है, इसके अलावा हमने देख लिया कि भिंड में सबसे कम रेनफॉल, ये तो अभी याद ही हो गया 4 बार बोल के। इसके अलावा हम देखेंगे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन पोजिशन ऑफ द सन। तो देखो सन जो है वो अगर इक्वेटर पे है, इक्वेटर से वो अगर नॉर्थ मूव करता है, मतलब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है, मतलब ज्यादा गर्मी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी, और उस टाइम पे ठंड जो होगी वो सदर्न हेमिस्फीयर में होगी। ठीक है, सो इससे हम देखते हैं कि सन के मूवमेंट से भी टेम्परेचर चेंज होता है, और टेम्परेचर से प्रेशर चेंज होता है, एंड इसी कारण क्लाइमेट में चेंज होता है। सो टेम्परेचर, प्रेशर, ये दोनों क्लाइमेट से कनेक्टेड है, क्लाइमेट चेंज से कनेक्टेड है, एंड टेम्परेचर और प्रेशर सन से रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा वही मैंने आपको मैप में दिखाया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 14 डिस्ट्रिक्ट से पास हो रहा है। ये 14 डिस्ट्रिक्ट के नाम है, शाहजहांपुर की जगह यहाँ पे यू हैव अगर मालवा नाउ। ठीक है, अगर मालवा हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 21 जून को आपका जो कर्क रेखा है दैट इज कंसिडर्ड टू बी लाइक सीधे आपके सिर के ऊपर होती है, एंड दैट इज, इंग्लिश में इसको हम समर सॉल्स्टिस के नाम से बोलते हैं। इंग्लिश का नाम, हिंदी का नाम मुझे नहीं पता है। ठीक है, इसको अगर किसी को पता हो तो चैट में प्लीज लिख दीजिए। इसके अलावा अगर बात करी जाए, सो दी ओनली वेदर ऑब्जर्वेटरी, वेदर क्या था, शॉर्ट पीरियड वाला, तो वेदर की ऑब्जर्वेटरी मध्य प्रदेश में एक लौती है। वो एक लौती वेदर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है, इंदौर में है। ठीक है,
इंदौर वासियों थोड़ा हाँ बोल दो, देखिए वेदर ऑब्जर्वेटरी पता है यहाँ पे है कि नहीं है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। लोएस्ट टेम्परेचर लोएस्ट, ये आप लोग काफी ज्यादा। फरहा जी आप कुछ पूछ रही थी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, सो व्हेन आई विल फिनिश मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मे बी उसके बाद मेरे पास टाइम बचा अगर, तो मैं उसको कंप्लीट करूंगी। ठीक है, इंदौर में है, वेरी गुड, इंदौर में है, इंदौर इंदौर इंदौर, वेरी गुड इंदौर वासियों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये 14 वापस से मैंने आपको फिर से दिखा दिया क्योंकि यहाँ पे मेंशन थे 14 डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ कमिंग नेक्स्ट, दिस इज प्रोबेबली द लास्ट स्लाइड, जल्दी से ये लेक्चर खत्म करते हैं, काफी टाइम हो गया है। सो हाईएस्ट टेम्परेचर दैट इज रिकॉर्डेड, मध्य प्रदेश का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड जो रहा है दैट हैज बीन इन खजुराहो, खजुराहो ऑफ छतरपुर। अभी इसके पहले मैं आपसे फिर से वो क्वेश्चन नहीं पूछूंगी क्योंकि आप लोगों ने अभी ऊपर बता चुका है मुझे खजुराहो और छतरपुर के बारे में। ठीक है, सो सॉरी। योगेश जी एक और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लिख लीजिए सब लोग। योगेश जी क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, एवरेज रेनफॉल, अभी हमने एवरेज टेम्परेचर समर्स में बात करी थी टेम्परेचर की, दैट वाज अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मध्य प्रदेश का अगर हम एवरेज रेनफॉल की बात करें, सो इट इज 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर की रेनफॉल है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करी जाए, सो 21 जून अभी हमने देखा था यहाँ पे समर सोल्स्टिस के लिए। अब हम देखेंगे 22 दिसंबर विंटर सोल्स्टिस के लिए। दो डेट इंपॉर्टेंट है, रट लो। 21 जून किसी दोस्त का बर्थडे आता है तो याद रख लो, या मेरा बर्थडे मना लो, मतलब समझ लो कि मेरा बर्थडे आता है, आता तो नहीं है। 21 जून और 22 दिसंबर, ठीक है, ये दो याद रख लो, 21 जून 22 दिसंबर, 21 जून 22 दिसंबर, 4 बार बोलो, 4 बार चार्ट पे लिखो, याद हो जाएगा। ठीक है, अभिषेक सिंह अगर आप बोल रहे हैं कि ये चेंज हो गया है, सो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कि क्या टेम्परेचर है। ठीक है, अदरवाइज अभी जो यहाँ पे रिकॉर्डेड एज इन लिखा हुआ है बुक्स में जो है उसके हिसाब से तो ये है। ठीक है, एंड ये रिसेंट की ही बुक है तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि इतनी दिक्कत होनी चाहिए। सो 21 जून 22 दिसंबर, 21 जून में समर सॉल्स्टिस, 22 दिसंबर में यू हैव विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो हमने देखा कि वेस्टर्न पार्ट जो है आपका इट रिसीव्स लेस देन 75, इसलिए मैंने आपको बताया था कि वेस्ट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हम डेजर्ट की तरफ, राजस्थान की तरफ पहुंच रहे हैं, वाइल ईस्टर्न जो पार्ट है आपका मध्य प्रदेश का दैट रिसीव्स ग्रेटर देन 75। ठीक है, इसी कारण क्योंकि ईस्ट साइड पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब यहाँ पे आप लोग ऊपर पहले डिस्कस कर रहे थे, इसको एज अ फैक्ट पढ़ लीजिए कि मध्य प्रदेश में समर को क्या बोलते हैं, समर को बोलते हैं उनाला, विंटर को बोलते हैं सियाला, और चौमासा इज योर रेनी सीजन। ये इस में मेंशन्ड है, मैंने आपको लाइन में लिख दिया क्योंकि मैं तो ऐसे ही लिख लेती हूँ, कभी कभी याद हो जाता है ऐसे लिखने, समर उनाला, विंटर सियाला, और रेनी आपका चौमासा, ये हो गया। ठीक है, नाउ द रेनफॉल दैट इज रिसीव्ड ड्यू टू रिट्रीटिंग मॉनसून। अब रिट्रीटिंग मॉनसून क्या होती है, जब मैं अगर आपको मॉनसून मेंस के टाइम पे अगर पढ़ाऊंगी तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि जैसे मॉनसून बंगाल की खाड़ी से आती है वैसे ही एक तरीके से जाती भी है, तो जब वो लौट रही होती है उस टाइम पे जो रेनफॉल रिसीव होती है मध्य प्रदेश में, उसको मावट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके काफी सारे फैक्ट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रिलिम्स, ये थे आपके प्रिलिम्स कैप्सूल के नाम से इसको बोलिए, ये प्रिलिम्स कैप्सूल हो गई आपकी। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कुछ क्वेश्चंस हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिए थे बट अब क्लास थोड़ी लंबी हो गई है तो इसको हम यहीं खत्म करते हैं। एंड गंज बसौदा 1995 में रिकॉर्ड किया 48.9। अच्छा, ओ 21 जून योगा दिवस, वेरी गुड संतोष कुमार प्रजापति जी, इससे याद रख लीजिए कि योगा योगा के दिन, लाइक इंटरनेशनल योगा डे के दिन आपका समर सॉल्स्टिस आता है 21 जून। वेरी गुड वेरी गुड, काफी अच्छा। ठीक है, सो ये सारी चीजें हो गई। मुझे अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा आप लोग इंटरैक्ट कर रहे थे यहाँ पे। चलो, एक डिसलाइक भी है सेशन में, नहीं पसंद आया होगा किसी को, कोई बात नहीं, कोशिश करूंगी और अच्छा करने की। ठीक है, सो ये सब हो गया। अब आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो मैं एक बार और अपना नाम यहाँ पे लिख दूं चैनल का, मतलब ईमेल आईडी का, चैनल स्टडी डाइव, डाइव ई है ई, ठीक है, studydive@gmail.com। सो ये चीज हो गई, इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट्स है मुझे मेल कर दीजिए।
एंड आई होप आई विल बी एबल टू रिप्लाई। मैं कोशिश करूंगी जल्दी रिप्लाई करने की, अदरवाइज डेली लेक्चर्स होते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, स्लाइड्स वगैरह बनानी पड़ती है आप लोगों के लिए। तो आई होप ये सब सही है। अगर आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। लाइक कर दीजिए सेशन को। बाय बाय। गुड नाइट।